Hi everyone, hoping that you all are doing fine. So CMA फाउंडेशन की हम इकोनॉमिक्स कैरी कर रहे थे। लास्ट स्टडी नोट नंबर हमने 6 कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम स्टडी नोट नंबर करने जा रहे हैं, स्टडी नोट नंबर 7 बैंक। ठीक है, ये काफी इजी चैप्टर है, इसमें ऐसा कोई टेक्निकली वर्ड नहीं है। इजी होने का रीजन इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिकली काफी सारे जो कंसेप्ट हैं वो हम प्रैक्टिकली कर चुके हैं। तो जो चीज हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं उसको थ्योरेटिकल वे में समझना कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाता है। तो वही हम समझेंगे बैंक। कि बैंक किस तरीके का, बैंक के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके से बैंक फंक्शन करता है, क्या बैंक के फंक्शंस होते हैं, क्या क्या उसको रूल जो है वो फॉलो करने होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ दो तरह के बैंक होते हैं इंडिया में। एक होता है कमर्शियल बैंक, एक होता है कमर्शियल बैंक। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, SBI, HDFC, ICICI, बहुत सारे हैं, पंजाब नेशनल बैंक। सो कमर्शियल बैंक का मतलब होता है वो बैंक जो लोगों की जो सेविंग होती है, यानी लोग अगर अपना सेविंग का पैसा अगर बैंक के पास जमा करना चाहते हैं तो यानी वो लोगों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करे और जब उनको जरूरत पड़े तो उनको निकालने की अनुमति भी दे। इसके अलावा अगर उनको लोन की रिक्वायरमेंट भी हो तो वो लोन की रिक्वायरमेंट भी प्रोवाइड करे, यानी पब्लिक से डीलिंग करता है। दूसरा बैंक होता है दोस्तों सेंट्रल बैंक, यानी बैंकों का बैंक। इसको अगर हम हिंदी में बोले तो बैंकों का बैंक, यानी ये सभी बैंकों का निगरानी रखता है। किसी भी बैंक को कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी जो बैंक अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो सेंट्रल बैंक उसको क्या कर सकता है, रेगुलेशन कर सकता है या उसको समझा सकता है। सेंट्रल बैंक इंडिया में RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी कॉमर्शियल बैंक की काम पर निगरानी रखता है कि कोई, क्योंकि पब्लिक का पैसा, उसमें सारा पब्लिक की जो सेविंग होती है वो सारा कॉमर्शियल बैंक में जमा होता है। तो जो पब्लिक है उसके पैसों का डैमेज ना हो, नुकसान ना हो, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए एक बैंक होता है सेंट्रल बैंक, बैंकों का बैंक, यानी सभी बैंकों पर निगरानी रखता है। अगर इन बैंकों को कोई प्रॉब्लम भी होती है तो उनका समाधान जो है वो उनका सेंट्रल बैंक यानी RBI करता है। तो दो तरह के बैंक होते हैं, एक होता है कमर्शियल बैंक जो लोगों के पैसे को डिपॉजिट करता है, जब उनको जरूरत होती है तो उनका पैसा दे देता है, और जब अगर लोन की भी रिक्वायरमेंट होती है तो उनको लोन की रिक्वायरमेंट भी प्रोवाइड करता है। सेंट्रल बैंक का मतलब होता है जो सभी कॉमर्शियल बैंक पर निगरानी रखता है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम भी होती है तो सेंट्रल बैंक जो अपना RBI है वो उनकी हेल्प करता है। उसके बाद बढ़ते हैं मीनिंग ऑफ बैंक। डेफिनेशन देख लेते हैं हम। शेयर या नाम की इकोनॉमिक्स से उन्होंने कहा था एन इंस्टीट्यूशन हु बैंक डिपॉजिट आर वाइडली एक्सेप्टेड इन द सेटलमेंट ऑफ अदर पीपल डेट, यानी सिंपल सा जो बैंक डिपॉजिट है लोगों के, लोग उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अदर डेट को पेमेंट कर सकते हैं। यानी उनको अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है वो कर सकते हैं, अपनी इंश्योरेंस की प्रीमियम पेमेंट करनी है, कोई लोन की EMI की पेमेंट करनी है, तो वो बैंक में रखे पैसों से सब कुछ कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन हो चुका है। According to Crowther, a bank collect money from those who have it to spare or who are saving it. Okay, बैंक है वो लोगों के जो पैसा लोगों ने सेव कर रखा है उन पैसे को लेकर अपने पास रखता है, एंड लैंड देयर मनी टू दोज हु रिक्वायर इट, और उनको मान लीजिए जो डिपॉजिट कर रहा है उस पर बैंक लोगों को इंटरेस्ट दे रहा है 3% का, और फिर जो बैंक के पास जो पैसा जमा हो गया है, बैंक क्या करता है, बैंक क्या करता है उसको आगे लैंड कर देता है, यानी लोन दे देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए ये HDFC बैंक है, ये HDFC बैंक है। ए ने क्या किया, अपना 5,000 रुपए, 5,000 रुपए ए ने अपना जमा करा दिया, बी नाम के बंदे ने भी अपना 5,000 रुपए जमा करा दिए, सी नाम के बंदे ने भी HDFC में क्या कर दिए, बहुत सारे बैंक हो सकते हैं, हम एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं, 10,000। तो HDFC के पास टोटल कितने आ गए, 5 और 5 10 और 20, 20,000 हो गए यहाँ पर। अब क्या है कि मान लीजिए अगर सी नाम के बंदे को लोन की रिक्वायरमेंट है तो HDFC क्या है, पूरे पैसे 20 दे सकता है, लेकिन एक्चुअली जब हम आगे पढ़ेंगे तो ऐसा होता है कि बैंक कभी भी जो टोटल डिपॉजिट है उतना नहीं देता। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए अगर ये पूरा का पूरा 20 जो है वो सी को दे दे, और अचानक ही ए को रिक्वायरमेंट हो जाए, बी को रिक्वायरमेंट हो, सी HDFC के पास तो है नहीं कोई पैसा। तो इसीलिए RBI क्या करता है, RBI बोलता है कि हर एक डिपॉजिट पर, मान लीजिए ये 5,000 है तो इस 5,000 का 20% जो है इसको अपने पास रखना पड़ेगा, और बाकी का पैसा क्या करना पड़ेगा, सी को या किसी को भी लोन पे दे सकता है। ऐसे इस 5,000 का 20% अपने पास रखेगा, कितना हुआ, 1,000, यानी 1,000 ये इस 5,000 का रखेगा, बाकी का 4 अगर चाहे तो दे सकता है लोन के तौर पर। ऐसे 10 का 20% कितना, 2,000 हो गया, 2,000 अपने पास रखेगा बैंक,
HDFC, और 8,000 चाहे तो लोन पे दे सकता है। अब क्या करता है बैंक, ध्यान रखना, इस 5,000 पर बैंक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 3% दे रहा है, ठीक है। फिर क्या करता है, जब ये आगे पैसे किसी को देता है तो ये क्या करता है 6% या 5% देता है। इन मतलब लोगों को तो 3% का ब्याज दे रहा है, लेकिन जब ये किसी और को लोन दे रहा है तो उससे 6% का ले रहा है। तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वही इस बैंक की क्या होती है, इनकम होती है। क्योंकि बैंक को चलाने के लिए सैलरी देनी पड़ती है एम्प्लॉय को, इलेक्ट्रिसिटी हो गए, बहुत सारे खर्चे होते हैं। उन खर्चों को मेंटेन करने के लिए ये जो लोगों को 3% का इसने इंटरेस्ट दे दिया, लेकिन जो जब इसने लोन दिया तो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ने चार्ज किया। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही इसकी क्या होगी, इनकम होगी। कमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या है देख लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोगों ने इस काम को किया हुआ है तो इनको थ्योरेटिकल वे में समझना थोड़ा ज्यादा आसान है। एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट, सिंपल सा फंडा है कि जो लोग होंगे उनके पास जो पैसा बचा होगा यानी सेव होगा, उनके पैसे को बैंक क्या करेगा, अपने पास एज अ डिपॉजिट रखेगा, बदले में उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट दे देगा, 3%, 3.5%। इट विल डिफर फ्रॉम बैंक टू बैंक। सम बैंक प्रोवाइड 3%, some bank provide 4, 5 or even though 6% as well. IDFC currently providing 6%. Earlier IDFC is also providing 7%. You can say more than FD rate. करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, दो तरह के डिपॉजिट होते हैं, करंट डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट ज्यादातर जो आम पब्लिक होती है वो अपनी मतलब सेविंग अकाउंट ओपन करवाती है। सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि जो पब्लिक का पैसा होता है उस पर इंटरेस्ट मिलता है, जबकि करंट अकाउंट जो है बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनकी हर दिन में लाखों के ट्रांजेक्शन होते हैं, लाखों रुपए निकालते हैं, लाखों रुपए जमा कराते हैं हर एक ट्रांजेक्शन। तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर कोई लिमिटेशन नहीं होती, इसलिए जो कंपनी होती है वो करंट अकाउंट ओपन करवाती है। तो ज्यादातर जो करंट अकाउंट है यानी कंपनी अगर अपना पैसा जमा कराती है बैंक में उसको हम करंट डिपॉजिट बोलते हैं। कंपनी इसलिए करवाती है, इसमें नंबर ऑफ विड्रॉल की जो ट्रांजेक्शन है या नंबर ऑफ कितने बार भी आप डिपॉजिट कराओ कि कितने बार भी आप निकालो तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। लेकिन करंट डिपॉजिट पर नो इंटरेस्ट यानी कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेविंग डिपॉजिट ये पब्लिक का पैसा होता है, थोड़ा थोड़ा पैसा जो पब्लिक के पास बचा होता है वो जमा कर देती है, उसमें 3, 4, 5, 6% का जो है बैंक वो इंटरेस्ट देती है। टर्म डिपॉजिट, इसको हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। शॉर्टकट में इसको हम एफडी भी बोलते हैं। अगर लोग अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में तो क्या होता है कि अगर जमा करें जब उनको जरूरत है तुरंत निकाल सकते हैं, लेकिन एफडी में क्या होता है कि आप 5 साल, 10 साल या 15 या 20 साल का लॉक इन पीरियड हो जाता है, यानी उससे पहले आप नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हो लेकिन कुछ शर्तें होती हैं, उसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से डिसाइड होता है उससे कम मिलता है आपको। तो ज्यादातर ये बेनिफिट तभी होता है जब आप इसको लंबे समय के मतलब सी मैच्योरिटी होने के बाद ही करो। एफडी मतलब आप एक लंबा अमाउंट, एक बल्क अमाउंट, एक मोटा अमाउंट क्या कर देते हो, बैंक में डिपॉजिट कर देते हो फॉर लॉन्ग पीरियड ओवर 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर और 20 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 7%, 10% ऐसा मिलता है, बट नॉर्मली आजकल 5 से 7% के बीच ये डिफर कर रहा है। उसके बाद रिकरिंग और क्यूमुलेटिव डिपॉजिट। अब क्या होता है कि फिक्स डिपॉजिट जो हमने ये सी पॉइंट पढ़ा था, इसमें क्या होता है कि जो अगर आपको एफडी करानी है तो आपको एक बल्क अमाउंट देना पड़ेगा, एक मोटा अमाउंट 50,000, 60,000, 1 लाख, 150, 250। लेकिन रिकरिंग और क्यूमुलेटिव डिपॉजिट उन लोगों के लिए जो हर महीने 1,000, 2,000 ही बचा पाते हैं, तो वो आरडी करवा सकते हैं। आरडी का अच्छा ऑप्शन और एक नया आया है, 2,000 हर महीने आप कर लीजिए। आरडी का फायदा क्या है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आपको कब निकालना है या कब नहीं निकालना। और दूसरी बात कि आपको बल्क अमाउंट जो आपको एफडी में करना पड़ता है वो भी यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एफडी में आप 1,000 रुपए हर महीने, 2,000 रुपए हर महीने एज पर योर कन्वीनियंस आप करवा सकते हो। फायदा इसका ये होता है कि एक बल्क अमाउंट की जरूरत नहीं होती है इन कंपैरिजन टू एफडी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग से ज्यादा मिलता है, लेकिन एफडी से थोड़ा कम मिलता है, एज सेविंग से ज्यादा मिलता है, तो इसलिए आजकल ज्यादातर लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं। दूसरा फंक्शन क्या है बैंक का, पेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस, यानी पेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांस। अगर किसी को लोन की रिक्वायरमेंट है तो वो बैंक जो है लोन की प्रोवाइड कर देता है फर्दर की वो उतनी सिक्योरिटी जमा करा दे वो बंदा। डिमांड लोन मतलब छोटे मोटे लोन जो जिस बंदे को जब भी चाहिए तुरंत बैंक प्रोवाइड कर देता है। शॉर्ट टर्म लोन, जो लोन हम 12 महीने के अंदर अंदर के देते हैं रिपेमेंट के लिए, वो हम शॉर्ट टर्म होते हैं। कैश क्रेडिट, a cash credit refers to an arrangement by which bank allow its customer to borrow money up to a specified limit from an account open for the purpose। यानी एक अकाउंट जो ओपन किया है किसी कस्टमर ने, बैंक एक अलाउ कर देता है कि मान लीजिए 50,000 या 1 लाख की एक लिमिट दे दी कि अगर आपके बैंक में पैसा नहीं है तो भी आप निकाल सकते हो। ये तो हमारा कैश क्रेडिट। सेम होता है ओवरड्राफ्ट, बैंक जो है फैसिलिटी देता है, मान लीजिए आपके बैंक में नील है, कोई बैलेंस नहीं है, लेकिन अगर आपके बैंक ने मान लीजिए 50,000 तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रही है, यानी अगर आपके पास बैंक में पैसा नहीं भी है तब भी आप
50,000 तक क्या कर सकते हो, पैसा निकाल सकते हो, तब भी आप उसके बावजूद भी 50,000 तक का पैसा निकाल सकते हो। आपको ये 50,000 रुपए जो है, मान लीजिए बैंक ने कहा कि आप 50 दिन के अंदर अंदर आपको क्या कर देना है, वापस अपने बैंक में जमा कराने हैं। अगर आप 50 दिन के अंदर अंदर अगर पैसों को बैंक में वापस जमा करा देते हो, तो आपको इस कंडीशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आप 50 दिन के बाद कराते हैं, तो 51वें दिन में आपका इंटरेस्ट जो है लगना स्टार्ट हो जाता है, एज प्री डिसाइडेड बाय द बैंक। बैंक पहले से ही डिसाइडेड करता है कि आपको हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं, इतने दिन का आपको क्रेडिट पीरियड मिलेगा, यानी ओवरड्राफ्ट पीरियड मिलेगा। अगर आपने इसके बाद भी पैसा नहीं जमा कराया, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, मान लीजिए कोई व्यापारी जो है वो डीलिंग करता है, जहां उसको चेक मिलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज मिलते हैं, प्रोमिसरी नोट मिलते हैं, तो अपने बैंक से उसको डिस्काउंटिंग करा सकता है, यानी इन कैश करवा सकता है। क्रेडिट कार्ड भी आपको पता ही है, क्रेडिट कार्ड भी देती है कंपनियां फैसिलिटीज। तीसरा इसका फंक्शन है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। द कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट। देयर इज अ यूनिक फंक्शन ऑफ कमर्शियल क्रेडिट. Credit is credited out of primary deposit of money the customer receives from the public. Part of the total amount of this deposit is given as loan and advance to customer. Okay, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि जो भी पब्लिक अपना पैसा बैंक में जमा करा रही है, डिपॉजिट करवा रही है, बैंक क्या करता है, इसको फर्दर आगे लोगों को जिनको जरूरत नहीं पैसे को, उनको लोन दे देता है और उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, जो उसकी इनकम होती है बैंक की। तो क्रिएशन ऑफ क्रेडिट का मतलब लोगों का डिपॉजिट एक्सेप्ट किया और आगे फर्दर उसको जिनको भी रिक्वायरमेंट है पैसे की, उनको एज अ लोन दे दिया। बैंक जो है एज अ एजेंसी, ऐसा एजेंट का भी काम करता है। बैंक जो है एज अ एजेंट का भी काम करता है। हमने अपना पैसा बैंक के पास डिपॉजिट करवाया, तो हमारे पैसे की जो है वो सिक्योरिटी रखेगा बैंक, और एज अ हमारा एजेंट काम करेगा। तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो देखते हैं। कलेक्शन ऑफ चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ देयर कस्टमर फ्रॉम अदर बैंक। जो चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है कस्टमर के, वो जो भी अदर बैंक से अगर आ रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लेगा और उनका डिस्काउंटिंग कर देगा, यानी उनको कैश में कन्वर्ट कर देगा अपने बैंक में। कलेक्शन ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट फ्रॉम बिजनेस एंड इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल फॉर्म्स। अगर मान लीजिए कस्टमर ने अगर शेयर्स खरीद रखे, उन पर जो डिविडेंड मिलता है तो बैंक उसको भी कलेक्ट करेगा। अगर उसने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करके है कस्टमर ने, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको भी कलेक्ट करेगा। वैसे तो आजकल खैर ऑनलाइन ही हो जाता है। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। कस्टमर के ब्याह पर उसके शेयर्स खरीद सकता है, डिबेंचर्स खरीद सकता है, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकता है, एज द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द कस्टमर। एक्टिंग एज ट्रस्टी एंड कीपिंग देयर फंड इन सेफ कस्टडी। जो भी सेविंग करके पैसा जमा कराते हैं हम बैंक में, हमारे पैसे को वो क्या करेगा, एज अ सेफ रखेगा। एक्टिंग एज अ एग्जीक्यूटर एंड एग्जीक्यूटिंग द विल ऑफ कस्टमर आफ्टर देयर डेथ, है ना, उसकी डेथ के बाद भी अगर कोई विल बनानी है तो भी वो बैंक उसका बना देता है। मेकिंग पेमेंट सच एज इंश्योरेंस प्रीमियम। आजकल देखते हैं हम बैंक से ही अपनी ऑटो पेमेंट लगवा देते हैं कि ऑटोमेटिक हमारा इस डेट पर पेमेंट हो जाए। इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, इनकम टैक्स हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर एज पर एडवाइस, यानी कस्टमर जो ऑटो पेमेंट लगवा देता है तो जो भी पेमेंट होती है ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाती है। जर्नल यूटिलिटी फंक्शन, इसके अलावा भी काफी सारे फंक्शंस हैं जो देता है। प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटी फॉर सेफ कस्टडी ऑफ द सिल्वर, गोल्ड ऑर्नामेंट, इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट। ओके, लॉकर फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। ट्रांसफर मनी ऑफ कस्टमर फ्रॉम वन बैंक टू अदर बाय वे ऑफ डिमांड ड्राफ्ट और मेल ट्रांसफर। With the use of computer and internet facility nowadays, the bank are facilitating online transfer of money from one bank to the other. Okay, ऑनलाइन ट्रांसफर की भी फैसिलिटी देता है एक बैंक से दूसरे बैंक के लिए। इशू लेटर्स ऑफ क्रेडिट टू इनेबल कस्टमर टू परचेज कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट। क्या होता है कि कई बार उसके कस्टमर, मान लीजिए कस्टमर बिजनेसमैन है, उसको सामान उधार पर खरीदना है, तो उस कंडीशन में जब आप उधार सामान खरीदते हो तो आपको जो सामान बेच रहा है आपको, वो आपसे मांगता है लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, लेटर क्रेडिट मतलब अगर पेमेंट नहीं करी कस्टमर ने, तो वो बैंक से जाके पैसा रिकवर कर लेगा। तो बैंक जो है ऐसी फैसिलिटी देता है अपने रिलायबल कस्टमर को। इंडोर्स एंड प्रोवाइड गारंटी टू शेयर्स इशूड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड हैव देम इन राइजिंग कैपिटल। इंडोर्स एंड प्रोवाइड गारंटी टू द शेयर्स। ओके, कई बार जो है वो अपने कस्टमर्स के लिए गारंटी भी प्रोवाइड कर देता है जब जब उसके कस्टमर को रिक्वायरमेंट होती है, बट वो उन्हीं कस्टमर को करेगा जो उसके रिलायबल सोर्स होंगे। ट्रैवलर चेक आर इशूड बाय कमर्शियल बैंक टू अवॉइड द रिस्क ऑफ कैरिंग ऑफ कैश। ट्रैवलर चेक क्या होता है दोस्तों, जब आप क्या करते हो, मान लीजिए आउटसाइड कंट्री ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो वहाँ इंडिया की करेंसी तो इतनी वैलिड होगी नहीं। तो बैंक क्या है, जब आप बैंक क्या है, ट्रैवलर चेक देता है, यानी वो क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। किसी भी कंट्री में जाओ तो उस कंट्री के रेस्पेक्टिव से ही वो ट्रैवलर चेक इशू करते हैं। अब तो खैर आपने देखा होगा कि एसबीआई के एटीएम भी ऑलमोस्ट सब जगह हैं, तो अब वो समय नहीं रहा ट्रैवलर चेक का, पर पहले बहुत प्रचलन में था, अब इतना प्रचलन में नहीं है। अब ऑनलाइन ट्रांसफर आ गए हैं, सब कुछ हो चुका है।
इजीली एक्सचेंज कर सकते हो आप इंडियन करेंसी को वहाँ की लोकल करेंसी में। प्रोवाइड एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज विद द कस्टमर फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन कनेक्शन विद देयर बिजनेस। ओके, अगर किसी का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस है तो उसको जो भी फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा या फिर फॉरेन एक्सचेंज को कन्वर्ट करवाना होगा, वो सारी फैसिलिटीज जो उसका बैंकर देगा। कन्वे इंफॉर्मेशन ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर टू द बिजनेसमैन ऑपरेटिंग इन अदर प्लेसेस एंड also collect information of such businesses and provide it to customer. Convey information on behalf of their customer to the business operating in other places and also collect information of such business and provide customer। जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट करती है और कस्टमर को देती है। कस्टमर को एटीएम की सुविधा भी देती है बैंक, तो सिंपल है। प्रिंसिपल्स ऑफ कमर्शियल बैंक, सबसे पहला प्रिंसिपल्स है प्रिंसिपल्स ऑफ लिक्विडिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ लिक्विडिटी का मतलब होता है दोस्तों, जब भी बैंक के पास कोई डिपॉजिट होता है, तो मैंने आपको बताया था, मजेदार एग्जांपल लिया था मैंने, मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इन्होंने अपना क्या किया, अपना डिपॉजिट जो है एचडीएफसी बैंक में रखा। तो एचडीएफसी बैंक अगर किसी को लोन देगा फर्दर, तो जैसे मान लीजिए इसने 5,000 दिए, तो बैंक ना सारा पैसा जो डिपॉजिट है उसको लोन नहीं दे सकता। मान लीजिए कभी एक को पैसे की जरूरत हुई, बी को हुई, सी को हुई, तो बैंक ही नहीं बोल सकता कि यार मैंने तो लोन दे दिया, मेरे पास पैसा नहीं है। तो इसलिए हर एक डिपॉजिट का 20% जो है बैंक अपने पास रखेगा। मान लीजिए 5,000 का 20% होता है 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए बैंक अपने पास रखेगा, बाकी का क्या कर देगा, 4,000 रुपए लोन दे सकता है। दे या ना दे वो बैंक की है मर्जी, लेकिन 4,000 से ज्यादा वो नहीं दे सकता है। मतलब हर एक डिपॉजिट का 20% उसको अपने पास रखना पड़ेगा, बाकी का वो लोन दे सकता है। इसीलिए बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लिक्विडिटी, यानी इतना कैश तो बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा कि अगर कोई कस्टमर आ जाए तो उसको पैसा दे सकता है। वो ये नहीं बोल सकता कि मैंने फर्दर आगे लोन दे दिया है। दिस विल नॉट बी अ टॉलरेबल और एक्सेप्टेबल। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, बिल्कुल मैं पॉइंट समझा चुका हूँ कि बैंक जो है पब्लिक से डिपॉजिट लेता है, उनको 3% का इंटरेस्ट देता है पब्लिक को, और फिर उस जो जमा है उसको आगे 6% 7% पर देता है। तो 3% पब्लिक को दे रहा है और लोन से 7% का इंटरेस्ट कमा रहा है, तो 4% उसका ये प्रॉफिट होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ सॉल्वेंसी मतलब बैंक को अपनी कंडीशन जो है अच्छी रखनी पड़ेगी। वैसे नहीं कि दबादब मतलब अनजान लोगों को लोन दे देगा, प्रॉपर सिक्योरिटी अपने पास रखेगा। ऐसा नहीं करेगा कि नीरव मोदी हो गया या विजय माल्या बैंक का पैसा लेकर भाग जाए। कोशिश करनी चाहिए ऐसी कि ऐसी नौबत ना आए। प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि लोगों का पैसा बैंक के पास डिपॉजिट होता है, तो बैंक को भी ज्यादा इंटरेस्ट का लालच नहीं करना चाहिए। कम इंटरेस्ट कमाए लेकिन सेफ हाथों में लोन दे, ताकि उसको पैसा भी रिकवर होता रहे आराम से। प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सेविंग, यानी जो है वो कस्टमर के जो है सेविंग को डिपॉजिट के तौर पर अपने पास रखे और उनका ध्यान रखे। प्रिंसिपल्स ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, यानी प्रॉपरली लोन प्रोवाइड करे जिन लोगों को भी लोन की जरूरत है, बट बशर्ते कि वो लॉजिकल हो, मतलब वैलिड होने चाहिए जिनको वो लोन दे रहा है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ओके, बैंक क्या है, वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी, ओके, इकोनॉमी का भी उसको ध्यान रखना पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ सिक्रेसी का मतलब अपने जो कस्टमर है उनके सीक्रेट बातें जो भी है, जो बैंक की डिटेल है वो कभी प्रोवाइड नहीं करेगा, या उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल जो है वो किसी को प्रोवाइड नहीं करेगा। प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्नाइजेशन का मतलब आजकल क्या टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, तो हर एक बैंक को अप टू डेट रहना चाहिए टेक्नोलॉजी का। जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसको तुरंत अडॉप्ट करना चाहिए और वही टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी अपने कस्टमर को भी देनी चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब हर एक बैंक की ना अपनी स्पेशल क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, कि वो और दूसरे बैंकों से अलग क्यों है, कि वो कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, वो कस्टमर की हर एक क्वेरीज को ऑन द स्पॉट रिजॉल्व कर देता है या विद इन 24 आवर्स। कुछ एक स्पेशल बातें होनी चाहिए जो उसको दूसरे बैंकों से अलग बनाती है। प्रिंसिपल्स ऑफ लोकेशन, लोकेशन जो बैंक है उसका अच्छा होना चाहिए, कि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो। प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेशन मतलब अपने कस्टमर के साथ उसको अच्छे रिलेशन मेंटेन करने चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिसिटी का मतलब उसको थोड़ी बहुत एडवर्टीजमेंट भी करनी चाहिए, ताकि लोगों को भी पता रह सके कि ये बैंक भी होता है। एक बढ़िया बैंक हम कब क्या मतलब एक बैंक को हम बढ़िया कब कहेंगे, क्या क्या इसेंशियल पॉइंट होने चाहिए कि हम उस बैंक को अच्छा बैंक बोलेंगे। एडिक्वेट लिक्विडिटी मतलब वो उसके पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए, कस्टमर जब भी आए तो उसको डिपॉजिट रखा हुआ पैसा तुरंत मिल जाए। एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग मतलब हर एक बैंक को क्या करना चाहिए, अपनी और ज्यादा ब्रांचेस खोलनी चाहिए, जितना ज्यादा एक्सपेंड करेगा वो उसका और ग्रो होगा बैंक। इन्वेस्टमेंट एंड लोन पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट एंड लोन पॉलिसीज जो है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी ज्यादा ना ज्यादा झमेला ना हो, लोन प्रोवाइड कर दे, सीधा साफ साफ इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे होने चाहिए,
कि बंदे भाई अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, उनको लोन मिल जाए, इसलिए कि लोन लगाने के लिए चक्कर पे चक्कर काटने पड़ रहे हैं, क्योंकि आजकल तो इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट प्रतियोगिता जिसे बोलते हैं, उसमें बैंक को अपने कस्टमर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। लोन अगर लेने आ रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट देख लें कि बंदा वैलिड होना चाहिए, लेकिन अगर उसके डॉक्यूमेंट भी वैलिड है, फिर भी अगर आप उसे चक्कर पे चक्कर लगवा रहे हो, तो वो कस्टमर जो है वो लोन जो लेने आया वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और वो किसी और बैंक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ह्यूमन फैक्टर का मतलब हर एक बैंक को अपने ह्यूमन का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो कस्टमर हो और चाहे वो उसके खुद के एम्प्लॉय हो, हर एक का उसको बढ़िया से क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ये जो पूरा का पूरा जो चार्ट है उसको मैं ना एग्जांपल से समझा रहा हूँ, आप एग्जांपल से समझ लेना। देखिए क्रेडिट क्रिएशन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। HDFC ABC, ए ने अपने 5,000 रुपए जमा कराए बैंक में, बी ने भी अपने 5,000 जमा कराए बैंक में, सी ने 10,000 बैंक में जमा कराए। तो दोस्तों ठीक है, बैंक आरबीआई ने ये रूल बताया है कि हर एक डिपॉजिट का 20% उसको रखना पड़ेगा, ठीक है। होता क्या है दोस्तों, देखना अब समझना, हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ए ने क्या किया, 1,000 रुपए डिपॉजिट कराया बैंक में, बैंक क्या करेगा, CRR यानी 20% मेंटेन करना पड़ता है उसको। बैंक क्या करेगा, 20% कितना हो गया इसका, 200, तो बैंक क्या करेगा, 800 रुपये फर्दर लोन दे देगा। अब जिसके पास ये पैसा है, ये दोबारा से घूम फिर के मतलब कोई खरीदेगा कोई बेचेगा, घूम करके 800 रुपये क्या कर देगा, बैंक में फिर दोबारा डिपॉजिट हो जाएंगे। कहीं ना कहीं से देखना घूम फिर के यही आता है कि बैंक के पास ही आता है। अब बैंक फिर क्या करेगा, 800 का कितना हो गया, 8 दूनी 16, 160, 640, फिर ये घूम फिर के 640 जो है बैंक में आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसका 20% करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो CRR, ये प्रोसेस तब एंड हो जाएगी जब CRR जो है वो इनिशियल डिपॉजिट के बराबर हो जाएंगे। CRR देखना एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएगा, 1000 के बराबर है। अगर हम करते जाएंगे ना प्रोसेस को, तो देखना ये CRR हमारा 1000 आ जाएगा, यानी इनिशियल डिपॉजिट जो थी उसके बराबर आ जाएगा। तो यही होता है बिल्कुल, ये जो पॉइंट है ना, इसको मैंने एग्जांपल समझा दिया, ये वाला पॉइंट, इस एग्जांपल को नोट कर लेना कि जब भी मेरा इनिशियल डिपॉजिट के बराबर अगर CRR हो जाता है, तो ये मेरा क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस होती है। क्रेडिट क्रिएशन मतलब कि भाई देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ ना, CRR 20% मेंटेन करना पड़ता है, ध्यान रखना, ऐसा मत समझना इट विल डिपेंड ऑन टाइम टू टाइम। ओके, इट विल डिपेंड ऑन टाइम टू टाइम, कई बार 20%, कई बार अलग अलग चेंज होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब मैंने आपको बता दिया था, क्रेडिट क्रिएशन का मतलब कि जो लोगों ने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कराया, बैंक आगे उसको लोन पे दे दे रहा है, तो उससे अपनी इनकम बना रहा है, क्रेडिट क्रिएशन कर रहा है, पैसा आ रहा है और पैसा फिर दोबारा से लोन देकर मार्केट में फ्लो हो जा रहा है। तो उसमें दिक्कत क्या आती है, सबसे पहले दिक्कत आती है साइज ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, यानी अगर बैंक के पास किसी कस्टमर से 1,000 रुपए आए, तो बैंक की मजबूरी ये है कि वो 1,000 रुपए को आगे डिपॉजिट नहीं कर सकता, उसको 20% अपने पास रखना पड़ेगा, 200 रुपए फिर वो देगा। मैं तो 1,000 की बात ले रहा हूँ, जो करोड़ों रुपए डिपॉजिट होते होंगे, सोचो बैंक को क्या करना पड़ता है, उसको 20% रखना पड़ेगा। तो बैंक बैंक सर में हाथ रख लेता होगा कि यार काश ऐसा हो पाता, इस 20% को भी मैं लोन दे देता, तो जो करोड़ों अरबों रुपए तो ऐसी कैसी बैंक पे पड़ा हुआ है, उससे भी मैं अपना इंटरेस्ट कमा लेता। तो ये जो दिक्कत है क्या होती है, बैंक को ये चीजें क्या होती है, खाती है ज्यादा से ज्यादा। अमाउंट ऑफ लोन गिवन, ओके, सिंपल सा कहने का मतलब है कि अमाउंट ऑफ लोन गिवन, वो लोन जो है परेशानी बैंक को इसलिए आती है कि वो लोन उसी व्यक्ति को दे सकता है जो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए और जो उसको क्या करे, प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए। साइज ऑफ कैश डिपॉजिट, यानी उसको अपने पास इतना, एक जो भी हमने बताया 20% या 30% इतना आपको कैश में रखना पड़ेगा अपने पास। एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज, जो भी लोन दे रहा है वो अपने सिक्योरिटीज रख रहा है, वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए सिक्योरिटीज। controlled by the central bank, controlled by the सेंट्रल बैंक, कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक मतलब कि कई बार क्या होता है, सेंट्रल बैंक जो है ना ज्यादा ही बैंक को परेशान करता है, मतलब परेशान तो नहीं करता लेकिन बैंक को ऐसा लगता है, तो ये उन बैंकों के लिए परेशानी का सबक है। क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक, कई बार क्या आता है कि उससे क्रेडिट पर भी कंट्रोल रखता है सेंट्रल बैंक, तो उससे बैंक जो है वो मतलब एक फ्रीली काम नहीं कर पाती। आइए दोस्तों एक बात देखते हैं बैंक क्रेडिट पॉलिसी।
एज अ बैंकर बैंक अ सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू रिडिस्काउंट द बिल ऑफ कमर्शियल बैंक। ओके, क्या करता है कि बैंक क्या होता है कि अगर मान ली जो 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 कमर्शियल बैंक होते हैं उनके उनके जो चेक बैक होते हैं उनको कौन डिस्काउंट करता है? आरबीआई करता है। जबकि आम पब्लिक का तो कमर्शियल बैंक करता है, लेकिन खुद कमर्शियल बैंक के जो भी चेक के डिस्काउंट होते हैं वो क्या करता है? आरबीआई करता है। और अगर कमर्शियल बैंक को खुद पैसे की जरूरत होती है तो वो आरबीआई से हेल्प मांगता है, जिसके बदले में भी आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करता है। उसको नाम बोलते हैं बैंक रेट और डिस्काउंट रेट। एक नंबर में एक क्वेश्चन आ सकता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक इज नोन एज बैंक रेट और डिस्काउंट रेट। नोट कर लेना दोस्तों, 1 मार्क में आ सकता है। By manipulating bank rates, central bank can regulate the credit creation power of member banks. Okay, कई बार क्या होता है कि ये सेंट्रल बैंक जो है मैनिपुलेट करता है उसके कामकाज को। If bank rate is raised by central bank, commercial bank or borrow at a higher cost. अगर सेंट्रल बैंक अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगा तो उस कारण से कमर्शियल बैंक को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर खरीदना पड़ेगा, जो उसकी हायर कॉस्ट हो जाएगी। Then they will increase their lending rate. The rate is known as market rate. कहने का मतलब ये है कि फिर जो लोन देंगे बैंक तो उनको उनको भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं लैंडिंग रेट। यानी कमर्शियल बैंक जो है सेंट्रल बैंक से पैसा लेगा और उस पैसे को फर्दर जब लोन पे देता है तो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। अगर आरबीआई खुद ही अगर ज्यादा चार्ज करेगा तो कमर्शियल बैंक भी जब लोन देंगे तो उनको भी क्या करना पड़ेगा? लोन ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा। The difference between market rate and bank rate is the profit margin of commercial bank. Okay, the difference between market rate and bank rate is the profit margin of commercial bank। है ना कि जो भी आरबीआई से पैसा उधार लिया, आरबीआई ने मान ली 3% चार्ज किया, सिंपल है, फिर वो आगे 5% चार्ज करेंगे, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है 5% और 3%, 2% जो डिफरेंस है वो कमर्शियल बैंक की क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। When bank rate rises, market rate also rises, vice versa। अगर बैंक रेट राइज करता है तो मार्केट रेट भी राइज करेगा। डिमांड फॉर बैंक लोन विल रिड्यूस। इस केस में क्या हो जाएगा कि कमर्शियल बैंक कम से कम जो है लोन लेंगे। ऑन द अदर हैंड, क्रेडिट एक्सपेंशन बैंक रेट इज रिड्यूस। The effectiveness of this technique depend on the extent to which the commercial bank depend on the central bank for loan and account rediscounting। ये तो टोटली डिपेंड करता है कि कमर्शियल बैंक को कितना लोन की रिक्वायरमेंट है सेंट्रल बैंक से। अगर उसको मान लीजिए पर्याप्त डिपॉजिट है किसी भी बैंक के पास तो उसको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक एग्जांपल लूं तो आईडीएफसी बैंक के पास इस समय बहुत ज्यादा डिपॉजिट है। रीजन इज दैट कि वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। पहले 7 कर रहा था, अब कुछ टाइम तो 6 कर दिया फरवरी 1 से। तो सोचिएगा कि अगर आप बैंक ज्यादा इंटरेस्ट देगा तो लोग अपना पैसा सारा वहीं डिपॉजिट कराएंगे। भले ही 5 लाख तक का सिक्योरिटी है, उसके ऊपर का जो भी पैसा है, तो अगर होता है तो 5 लाख तक का ही आपको इंश्योरेंस मिलेगा उसका, यानी 5 लाख तक ही आपका फंड सिक्योर रहेगा। अब हम पता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इट इम्प्लाइज परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्टॉक मार्केट। ओके, ओपन मार्केट का मतलब स्टॉक मार्केट से ही इसका लेना देना होता है। When the central bank appear in the market as a seller of government securities, people buy such securities by withdrawing money from bank or the bank themselves invest in such securities instead of granting loan to public। कई बार क्या होता है कि अगर सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटीज को बेचना चाहती है तो उस केस में क्या होगा कि जो लोग हैं वो क्या करेंगे, अगर उनको सस्ते पे मिल रहा होगा तो बैंक से अपना पैसा निकाल के सिक्योरिटीज को खरीदेंगे। कई बार तो कमर्शियल बैंक खुद ही उन सिक्योरिटीज को खरीद लेती है। इन आइदर केस द पावर ऑफ क्रेडिट क्रेडिटिंग विल बी रिस्ट्रिक्टेड। इस केस में क्या होगा, जो लोन देने बैंक जो है अपना पैसा ही सिक्योरिटीज में खरीदेंगे तो वो पब्लिक को लोन नहीं देंगे, तो क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाए, कम हो जाएगा इस केस में। ऑन द अदर हैंड, इफ सेंट्रल बैंक बायस सिक्योरिटी मनी फ्लो आउट दस एनलार्जिंग द कैश बेस ऑफ मेंबर अदर मेंबर। ऑन द अदर हैंड, इफ सेंट्रल बैंक बायस, अगर सेंट्रल बैंक खुद सेंट्रल बैंक भी खुद खरीद सकती है। ठीक है, ये तो एग्जांपल समझा कर इनको इग्नोर कर देते हैं हम। दोस्तों ये हमने पढ़ा था फंडा। सिंपल सा है अपना फंडा। दो तरह के बैंक होते हैं, एक होता है कमर्शियल बैंक, वो बैंक जो डायरेक्टली पब्लिक से डील करता है। दूसरा बैंक होता है सेंट्रल बैंक, जो क्या करता है, सारे कमर्शियल बैंक को ध्यान रखता है। क्या होता है कि बैंक का काम होता है कि लोगों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, इसका कम से कम 20% या फिर जो सीआरआर का करंट का रेट चल रहा है उतना परसेंट अपने डिपॉजिट का क्या करना पड़ेगा, बैंक को अपने पास लिक्विड फॉर्म में कैश को रखना पड़ेगा। बाकी का पैसा जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे सकता है, लेकिन उसको ध्यान रखना पड़ेगा जिनको भी लोन दे रहा है वो वैलिड होने चाहिए, क्योंकि ये सरकार बैंक का खुद का पैसा नहीं है, ये लोगों के खून पसीने की जो सेविंग का पैसा है वो है। तो बैंक ऐसे ही किसी को एरे नत्थु कह को बैंक लोन नहीं दे सकता। उसको क्या करना पड़ेगा, उससे सिक्योरिटीज रखनी पड़ेगी, उसके डॉक्यूमेंट को जांच करना पड़ेगा, तभी उसको लोन देना पड़ेगा। ठीक है, दो तरह के बैंक है, कमर्शियल बैंक जो लोगों से डायरेक्टली डील करते हैं वो कमर्शियल बैंक, और इन कमर्शियल बैंक पर भी जो निगरानी रखता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक। इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक आरबीआई है। सो दीज आर द बेसिक चैप्टर्स। इसके बाद जो भी पोर्शन रहेगा हम अगले क्लास में इसको स्टार्ट कर लेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में हम
इसको फिनिश भी कर देंगे। स्टिल अगर कोई भी डाउट होता है किसी को तो वो पूछ सकता है, ठीक है। कोई भी टॉपिक में कोई डाउट है तो फटाफट से हम इकोनॉमिक्स को फिनिश करके फिर बिजनेस में आएंगे, फिर इकोनॉमिक्स की हम एमसीक्यू करेंगे, फिर बिजनेस की हम एमसीक्यू करेंगे और हमारा 100% इसका फिनिश हो जाएगा सिलेबस। ओके गाइस, स्टिल you have any doubt, you can ask me from my side. That's all about in this video. Bye guys.